आज हम मौद्रिक नीति के अर्थ एवं मौद्रिक नीति के उद्देश्य तथा मौद्रिक नीति के उपकरणों के बारे में विवेचना करेंगे। मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी का अर्थ एक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण उपायों से है। जॉनसन ने मौद्रिक नीति को इस प्रकार परिभाषित किया है: सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के औजार के रूप में यह नीति है। जी.के. शाह ने इसे मुद्रा की मात्रा, प्राप्यता या लागत को परिवर्तित करने के लिए मौद्रिक प्राधिकारी द्वारा कोई सचेत कार्य किया गया है के रूप में परिभाषित किया है। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में पहला है पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। पूर्ण रोजगार को मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्यों में रखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि बेरोजगारी से न केवल संभावित उत्पादन की हानि होती है बल्कि इसे सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान की हानि भी होती है। इसके अतिरिक्त यह गरीबी को उत्पन्न करती है, इसलिए पूर्ण रोजगार प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। क्लासिकी अर्थशास्त्री मानते थे कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार रहता है। उनकी धारणा थी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति सामान्य स्थिति है और इससे विचलन को वे एक असामान्य स्थिति समझते थे। यद्यपि पूर्ण रोजगार की परिभाषा के संबंध में व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में मतभेद बना हुआ है, फिर भी अधिकांश उस मत को स्वीकार करने लगे हैं जो संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इंटरनेशनल मेजर्स फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट के संबंध में व्यक्त किया है कि पूर्ण रोजगार को ऐसी स्थिति माना जा सकता है जिसमें प्रभावी मांग बढ़ाकर रोजगार बढ़ाया नहीं जा सकता और बेरोजगारी उन न्यूनतम गुंजाइशों से नहीं बढ़ती जो घर्षणात्मक और मौसमी कारणों के प्रभावों के लिए निकालनी पड़ती है। एक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार विस्तारक मौद्रिक नीति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात मौद्रिक नीति के माध्यम से पूर्ण रोजगार की ओर हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। दूसरा उद्देश्य है कीमत स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी। कीमत स्तर में स्थिरता लाना मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। अर्थशास्त्री तथा साधारण व्यक्ति इस नीति के पक्ष में हैं क्योंकि यदि कीमतों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता एवं अस्थिरता उत्पन्न करते हैं। कीमतों का बढ़ना भी बुरा है और गिरना भी बुरा है क्योंकि वे कुछ को अनावश्यक हानि और कुछ को अनुचित लाभ पहुंचाते हैं। वे व्यापार चक्रों से भी संबद्ध रहते हैं। इसलिए कीमत स्थिरता की नीति मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखती है, चक्रीय उतार चढ़ावों को समाप्त करती है, आर्थिक स्थिरता लाती है, आय तथा धन की असमानताएं दूर करने में सहायक होती है, सामाजिक न्याय उपलब्ध कराती है और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देती है। तीसरा उद्देश्य है मौद्रिक नीति का, वह है आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। मौद्रिक नीति के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह रहा है कि अर्थव्यवस्था की तेजी से आर्थिक वृद्धि हो। आर्थिक वृद्धि वह प्रक्रिया है जिससे एक लंबी अवधि में किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ती हो। किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा में होने वाली वृद्धि द्वारा आर्थिक वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धिशील अर्थव्यवस्था प्रत्येक क्रमिक कालावधि में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। इस प्रकार
वृद्धि तब होती है जब अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और जो आगे अधिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम में लाई जाती है। सामान्यतः अर्थशास्त्री मानते हैं कि वृद्धि लगातार रह सकती है। इसके अलावा मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य ये भी है कि अनुकूल भुगतान संतुलन शेष रहे। भुगतान शेष संतुलन बनाए रखना भी मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की वृद्धि के मुकाबले विश्व व्यापार में जो आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है उसने इस उद्देश्य की पूर्ति को आवश्यक बना दिया गया है। यह भी मान लिया गया है कि भुगतान शेष में घाटे से अन्य उद्देश्यों को पूरा करने में बाधा आती है। इस कारण यह है कि भुगतान शेष घाटे से काफी सोना बाहर के देशों में चला जाता है। किस देश का भुगतान शेष लक्ष्य क्या है? वह लक्ष्य है जहां आयात निर्यात के बराबर हो जाए, परंतु व्यवहार में होगा यह कि जिस देश के विदेशी विनिमय के चालू रिजर्व अपर्याप्त होंगे उसका भुगतान शेष लक्ष्य थोड़ा सा निर्यात अधिशेष होगा, परंतु जब उसका भुगतान शेष संतोषजनक हो जाएगा तो उसका लक्ष्य होगा कि आयात को निर्यात के बराबर लाया जाए। इसका कारण यह है कि निर्यात अधिशेष का मतलब होता है कि वह विदेशी विनिमय का संचय कर रहा है और कि वह जितना उपभोग कर रहा है उससे अधिक उत्पादन कर रहा है। देश के निर्यात अधिशेष पर यह चर्चा की जा सकती है कि हमारे देश के निर्यात अधिक हो और हमारे आयात कम हो। अब हम मौद्रिक नीति के उपकरणों पर चर्चा करेंगे। मौद्रिक नीति के दो प्रकार के उपकरण होते हैं। एक होता है मात्रात्मक क्वांटिटेटिव और दूसरा है गुणात्मक क्वालिटेटिव। हम इन उपकरणों को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। पहला है बैंक दर नीति। बैंक दर केंद्रीय बैंक द्वारा उधार देने की वह न्यूनतम दर है जिस पर विनिमय की प्रथम श्रेणी हुंडियों तथा वाणिज्यिक बैंक द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों को पुनर्बट्टा करता है। जब केंद्रीय बैंक देखता है कि अर्थव्यवस्था के भीतरी स्फीतिकारी दबाव प्रकट होने शुरू हो गए हैं तो बैंक दर बढ़ा देता है। दूसरा है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार के प्रचालन मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंध रखते हैं। जब कीमतें बढ़ने लगती है और उन्हें रोकने की जरूरत है तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां बेचता है। वाणिज्यिक बैंक के आरक्षण रिजर्व घट जाते हैं और वे व्यापारी वर्ग को और उधार देने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। इससे निवेश हतोत्साहित होता है और कीमतों में वृद्धि रुक जाती है। एक अन्य उपकरण रिजर्व अनुपातों में परिवर्तन, चेंजेज इन रिजर्व रेशियोज। इस औजार का सुझाव केन्ज ने अपनी पुस्तक ट्रीटाइज ऑफ मनी में दिया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पहला देश था जिसने इसे मौद्रिक नीति के रूप में या मौद्रिक नीति के रूप में अपनाया था। कानून के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत अपने तहखानों में, रिजर्व कोष में और कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। जब कीमतें बढ़ने लगती है तो केंद्रीय बैंक रिजर्व अनुपात बढ़ा देता है। बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास अधिक राशि रखनी पड़ती है, उनके आरक्षण घट जाते हैं और वे कम उधार देते हैं। एक अन्य उपकरण जिसका नाम है चयनात्मक साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। विशिष्ट उद्देश्यों से विशेष प्रकार के साख को प्रभावित करने के लिए चयनात्मक साख नियंत्रण काम में लाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के भीतर सट्टा क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए वे सामान्यतः परिवर्तनशील सीमा आवश्यकताओं, चेंजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट का रूप ले लेते हैं। जब अर्थव्यवस्था अथवा विशेष क्षेत्रों में कुछ वस्तुओं में तेज सट्टा क्रिया होती है
और कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है तो केंद्रीय बैंक उन पर सीमा आवश्यक बढ़ा देता है। परिणाम यह होता है कि उधार लेने वालों को विशिष्ट प्रतिभूतियों पर ऋण के रूप में कम मुद्रा दी जाती है। उदाहरणार्थ, सीमा आवश्यकता को बढ़ाकर 60% कर देने का अर्थ है कि 10,000 मूल्य की प्रतिभूतियों के प्रतिदाता प्लेजर को उनके मूल्य का 40% 4,000 ऋण के रूप में दिया जाएगा। विशेष शर्तों में सुस्ती की स्थिति में केंद्रीय बैंक सीमा आवश्यकताएं घटाकर उधार ग्रहण को प्रोत्साहन देता है।